हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। देखिए, ये हमारा लेक्चर नंबर 20 होने वाला है, जो कि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वैल्यूएशन। ठीक है, एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग, जो कि हमारा सब्जेक्ट चल रहा है। इससे पहले हम लोगों ने जो भी बेसिक इंपॉर्टेंट डिफिनेशन थी, वे हम लोगों ने आपको सभी अच्छी तरीके से बता दी है। ठीक है, देखिए वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए, सबसे पहले हम लोग एक डिफिनेशन देख लेते हैं यहाँ पर, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिंकिंग फंड, इसको हिंदी में बोल देते हैं डूबता फंड। अब इसकी डिफिनेशन क्या होती है, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। ठीक है, देखिए, किसी मकान को बनाने में यदि 15 लाख रुपए लगते हैं, यानी कि कोई भी आपको एक स्ट्रक्चर बनानी है उसमें आपके 15 लाख रुपए लगते हैं, तो इसी कॉस्ट के बराबर अमाउंट प्राप्त करने के लिए हर साल थोड़ा थोड़ा अमाउंट इकट्ठा करते हैं। ठीक है ना, यानी कि 15 लाख के बराबर हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा हम जमा करते हैं। ठीक है, तो इसी अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंकिंग फंड बोल देते हैं। ठीक है ना, इसी अमाउंट को क्या बोल देते हैं हम लोग यहाँ पर, सिंकिंग फंड। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है, जब स्ट्रक्चर की डिजाइन लाइफ समाप्त हो जाएगी तो उस स्ट्रक्चर को रिप्लेस करने के काम आएगी। अब इसका क्या मतलब होता है, मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ। मान लीजिए आप लोगों ने कोई स्ट्रक्चर बनाई जिसकी लागत थी 15 लाख रुपए। ठीक है ना, और मान लीजिए उसका जो डिजाइन पीरियड था, या फिर उसकी जो आप लोगों ने डिजाइन किया था कि इतने सालों तक चलेगी, मान लीजिए 10 सालों तक ये चलेगी, और उसके बाद वो मतलब कि उसकी कोई गारंटी या वारंटी नहीं रहेगी कि ये आगे स्ट्रक्चर लोड को सहन कर पाएगी या फिर ये स्टैंडिंग वे में खड़ी रहेगी। ठीक है ना, तो क्या होता है, उस स्ट्रक्चर को दोबारा से रिप्लेस करने के लिए, यानी कि नई बनाने के लिए, या फिर उसकी अच्छी तरीके से मरम्मत करने के लिए हम लोग थोड़ा थोड़ा सा कुछ अमाउंट इकट्ठा कर देते हैं बैंक में या अपने पास। ठीक है, तो जो थोड़ा थोड़ा सा अमाउंट इकट्ठा करते हैं ना, उसको ही बोल देते हैं हम लोग यहाँ पर सिंकिंग फंड। हर साल करते हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर देख भी सकते हैं। और जब स्ट्रक्चर की डिजाइन लाइफ समाप्त हो जाएगी, यानी कि जब उसके 10 साल पूरे हो जाएंगे बिल्डिंग बनने के बाद, तो हम क्या करेंगे, उस बिल्डिंग को या तो रिप्लेस करा देंगे या उसकी अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से मरम्मत रिपेयर करा देंगे। ठीक है ना, उसको ही बोल देते हैं हम लोग यहाँ पर सिंकिंग फंड। ये आपके एग्जाम में 101% इसकी डिफिनेशन और इसके फॉर्मूले पर बेस क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको जो है ना, फॉर्मूला देखिए ध्यान से, आई इज इक्वल टू एस आई अपॉन 1 प्लस आई की पावर एन माइनस के 1। अब देखें यहाँ पर आई बोल देते हैं, आई होता है एनुअल सिंकिंग फंड, यानी कि जो हम हर साल थोड़ा थोड़ा फंड अमाउंट इकट्ठा करेंगे। ये तो आई, कैपिटल आई तो हो जाएगा। ठीक है ना, और इस यहाँ पर देखिए स्मॉल आई है यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअल, यानी कि जो हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा ना, ये वो है। ठीक है, एस बोल देते हैं टोटल सिंकिंग फंड, यानी कि जो भी हमारे पास टोटल अमाउंट होगा पैसा। ठीक है ना, और एन बोल देते हैं यहाँ पर डिजाइन लाइफ या फिर नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, उम्मीद है आप लोग ये समझ गए होंगे। इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं इस पर यहाँ पर 3 स्टार बना देता हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं किस प्रकार से आता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है एन ओल्ड बिल्डिंग परचेज एट ए कॉस्ट ऑफ 30,000। ठीक है, यानी कि 30,000 रुपये में आप लोगों ने कोई भी एक बिल्डिंग परचेज करी। हालांकि इतने में कोई नहीं आती है, लेकिन मान लीजिए एक हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें एक्सक्लूडिंग द लैंड ऑफ कॉस्ट। ठीक है ना, टोटल द अमाउंट, टोटल द एनुअल सिंकिंग फंड, यानी कि जो सिंक कैलकुलेट करना है हम लोगों को यहाँ पर, कैलकुलेट करना है एनुअल सिंकिंग फंड। और जो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है वो 4% दिया गया है, और लाइफ ऑफ बिल्डिंग कितनी दिए हैं, 20 ईयर। ठीक है ना, एंड द स्क्रैप वैल्यू मैंने आपको इससे जो पिछली क्लास थी उसमें बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था कि स्क्रैप वैल्यू क्या होती है। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाकर उसको देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है ना, स्क्रैप वैल्यू कितनी है हमारी, 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ परचेज। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसका ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमको जो दिया गया है ना, टोटल अमाउंट कितना दिया गया है, टोटल सिंकिंग अमाउंट। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आंसर। ठीक है, जो हम लोगों को टोटल सिंकिंग अमाउंट दिया गया है वो दिया गया है 30,000। ठीक है ना, और हमको जो स्क्रैप वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है, यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रैप वैल्यू दी गई है 10%। और ये 10% किसका यहाँ पर लिखा है साफ साफ, ऑफ द कॉस्ट ऑफ परचेस, यानी कि हम लोगों ने कितने में परचेस किया, 30,000 रुपया। तो यहाँ पर जो हमारे पास टोटल अमाउंट बचेगी ना, इसको हटाने के बाद, यानी कि स्क्रैप वैल्यू हटाने के बाद, तो मैं यहाँ पर मान लीजिए इसको भी मैं स्मॉल एस मान लेता हूँ, और जो कैपिटल एस बनेगा हमारे पास इसका 10%, यानी कि 30,000 का हम लोगों को कितना निकालें, 10%। ठीक है ना, परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो 100 नीचे आ जाता है, और इसको
ठीक है, ऐसे सोल्व कर लेंगे तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, एस की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 3000। अब देखिए जो ये निकला है ना, ये स्क्रैप वैल्यू की अमाउंट निकला है कि यानी कि जो स्क्रैप वैल्यू हमें कितना मिलेगा, वो 3000 रुपये मिलेगा स्क्रैप वैल्यू। अब जो हमारे पास टोटल एक्चुअल में बचेगा ना, ध्यान से देखते रहे, टोटल एक्चुअल, ठीक है, इसको एस बोल लेते हैं, यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू लिख लीजिए, ठीक है ना, स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। तो जो हमारे पास टोटल एक्चुअल अमाउंट बचेगा वो कितना बचेगा, देखिए जो 3000 रुपये हैं वो तो हमको स्क्रैप वैल्यू से मिल जाएंगे, और हम लोगों ने खरीदी थी कितने में, 30,000 रुपये में। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 30,000 में से इस 3000 को माइनस कर लेंगे, क्योंकि ये 3000 तो हमें स्क्रैप वैल्यू ही दे देगी बिल्डिंग, तो कितना बचेगा, 27,000 रुपये, ठीक है ना, ये 27,000 रुपये बचेगा। क्योंकि हम लोगों को जो एनुअल सिंकिंग फंड कैलकुलेट करना है ना, वो टोटल अमाउंट पर करना है, यानी कि जो टोटल एक्चुअल होगा स्क्रैप वैल्यू उसमें से हटाने के बाद, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू तो हमको बिल्डिंग ही दे देगी। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे तो वीडियो को दोबारा देखिए, ठीक है। चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। हम लोगों को निकालना है कैलकुलेट द एनुअल सिंकिंग फंड, यानी कि आई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा था, एनुअल सिंकिंग फंड बोलते थे इसको। फॉर्मूला क्या था, एस इंटू में आई 1 प्लस आई की पावर n माइनस के 1, ठीक है, आई एस, यानी कि जो टोटल एक्चुअल अमाउंट होगा ना वो लिखेंगे कितना है, 27,000, इंटू में आई बोले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया यहाँ पर, स्मॉल आई की वैल्यू 4%, यानी कि इसको 100 से भाग देंगे तो 0.01% का साइन हटाने के बाद, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ नीचे 4/100, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये वैल्यू आई है। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई बोले तो 0.04 की पावर n। अब देखिए n यहाँ पर कितना दिया गया है, यानी कि डिजाइन लाइफ या फिर नंबर ऑफ ईयर कितने दिया गया है हम लोगों को, 20 ईयर। देखिए क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 20 ईयर। यहाँ पर लिख देंगे की पावर 20 माइनस के 1 कर देंगे, ठीक है। बस अब इसको सॉल्यूशन कर लीजिए ध्यान, और आपके पास कैसी होना चाहिए, ठीक है। देखिए 27,000 मल्टीप्लाई 0.04, ये कितना आ जाता है, 1080 अपॉन, फिर यहाँ पे देखिए 1 में इसको ऐड करेंगे 1 प्लस 0.04, ये कितना आ जाता है 1.04, इसकी पावर कितनी है 20। इसकी यहाँ पर देखिए आंसर करके पावर के निशान लगाइए और 20 कर दीजिए, ब्रैकेट में कर दीजिए 20, ठीक है, इस प्रकार से। और इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2.19 माइनस के 1, और यहाँ पर देखिए 1080 अपॉन 2 आंसर कर लेते हैं माइनस के 1, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 1 हो रहा है, तो कितना बचेगा 1.19। अब इसको डिवाइड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 1080 डिवाइडेड बाय 1.19 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 907.56। इतना आपको एनुअल अमाउंट इकट्ठा करते रहना होगा, कितनों सालों के लिए, 20 सालों के लिए, ठीक है ना। मतलब कि थोड़ा थोड़ा इतना अमाउंट आपको इकट्ठा करता रहना पड़ेगा, और साथ में साथ इसी में आपका जो इंटरेस्ट ऑफ रेट है 4%, ये भी ऐड होता जाएगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला था कैलकुलेट द एनुअल सिंकिंग अमाउंट, ये हमारा इतना आ चुका है, यहीं पर ये आपका फाइनल आंसर हो चुका है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए साथ में हमारी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशन भी आ गई थी, जिसका नाम है डेप्रीसिएशन। इसको हिंदी में बोलते हैं ह्रास, ह्रास यानी कि टूट फूट बोल देते हैं मकान में, ठीक है ना, जब रहन सहन होती है। अब देखिए इसकी डिफिनेशन क्या होती है, किसी प्रॉपर्टी की समय के साथ साथ उपयोगिता यानी कि यूज कर रहे हैं उसके, घिसाव यानी कि इसमें कोई भी जैसे कि घिसाव आप लोग समझ सकते हैं, हम भाषा में क्या बोल देते हैं, ठीक है ना, और टूट फूट भी बोल देते हैं, आदि कारणों से उसके मूल्य में आने वाली कमी क्या कहलाती है, डेप्रीसिएशन कहलाता है, ठीक है ना। यानी कि जैसे ही आप लोगों ने कोई भी स्ट्रक्चर या बिल्डिंग या मकान बनाया, जैसे ही आप उसमें रहन सहन शुरू करते हैं तो उसमें क्या होते हैं ना, कभी कभी टूट फूट हो जाती है, घिसा हो जाता है, अलग अलग कारणों से जो नुकसान होते रहते हैं ना हमारे, उसकी कमी से जो स्ट्रक्चर की लाइफ में सॉरी स्ट्रक्चर के जो अमाउंट होगा उसमें कमी आ जाती है, उसको ही बोल देते हैं डेप्रीसिएशन, ठीक है। अब इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, देखिए यानी कि मेथड है, मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन, जैसे कि स्ट्रेट लाइन मेथड बोल देते हैं,
कांस्टेंट परसेंटेज मेथड होता है, डबल डिक्लाइन मेथड होता है, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड होता है, सिंकिंग फंड मेथड होता है, क्वांटिटी सर्वे मेथड होता है। अब ये आपके 6 मेथड है, ये आपको 6 के 6 मेथड नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। आपके डिप्लोमा में केवल जो ये होता है ना स्ट्रेट लाइन मेथड, केवल इसी से क्वेश्चन आता है, ठीक है। और मैं आपको यही करवाने वाला हूँ, ठीक है। अब देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। अब देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, जो कि एक डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका या मेथड है। इस क्या होता है, इस मेथड में प्रॉपर्टी की वैल्यू प्रत्येक वर्ष एक फिक्स अमाउंट से घटती है, यानी कि प्रॉपर्टी की हर साल सेम अमाउंट से क्या होता है उसकी दर, यानी कि अमाउंट घटता जाता है एक फिक्स अमाउंट से जो भी होगा आपका, ठीक है। तथा जब प्रॉपर्टी की वैल्यू समाप्त हो जाती है, ठीक है, तो बुक वैल्यू को साल्वेज वैल्यू के मतलब कि कहा जाता है, बुक वैल्यू को साल्वेज वैल्यू कहा जाता है, यानी कि बुक वैल्यू को साल्वेज वैल्यू कहा जाता है। मैंने आपको बुक वैल्यू और साल्वेज वैल्यू बहुत अच्छी तरीके से डिफिनेशन में एक्सप्लेन किए हुए हैं पिछली वीडियो में। अगर आपने, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, नहीं देखी है तो जल्दी से जाकर देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास वीडियो है वैल्यूएशन चैप्टर के लिए, ठीक है। अब आगे देखिए, यह मेथड ऐसी सभी संपत्ति के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, यूज़ किया जाता है जो अपने लाइफ स्टाइल, यानी कि जो चल रहा है, फैशन में बोल देते हैं जैसे कि हम लोग, से पहले ऑब्सोल्यूट प्रचलन, ऑब्सोल्यूट बोलते थे प्रचलन से बाहर ना हो, ठीक है। यानी कि ये मेथड उसके लिए अप्लाई करेंगे जो अपने फैशन से बाहर ना हुए हुए, ठीक है, यानी कि जो अपने फैशन से बाहर नहीं हुए हैं अपने डिज़ाइन लाइफ से पहले। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, स्ट्रेट लाइन मेथड एक ऐसा मेथड होता है, इसने, ठीक है ना, कि जिसमें प्रॉपर्टी की जो कमी होगी या फिर उसके जो पैसों में या रुपयों में कमी आएगी ना, वो हर साल सेम अमाउंट से घटती है। मान लीजिए फर्स्ट आपके पहले साल में आपकी 2000 रुपये की कमी आई बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में, ठीक है, और दूसरे साल भी 2000 की ही आएगी और तीसरे साल भी ऐसे ही 2000 की आएगी, और ये तब तक चलती रहेगी जब तक कि आपका डिज़ाइन लाइफ होगी, किसकी डिज़ाइन लाइफ होगी स्ट्रक्चर की, ये तब तक ही इतने सेम अमाउंट से ही घटते हुए जाएगी। तो इसको ही इस बोल देते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। और जब इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू समाप्त हो जाएगी ना, यानी कि उसके साल खत्म हो जाएंगे, तो जो उसकी बुक वैल्यू होगी उसको साल्वेज वैल्यू कहा जाता है, ठीक है। और ये आप लोग समझ गए कि ये मेथड ऐसी सभी संपत्ति के लिए यूज किया जाता है जो अपने लाइफ स्टाइल से पहले ऑब्सोल्यूट यानी कि प्रचलन से बाहर नहीं हुए हैं, ठीक है, यानी कि अपने फैशन से बाहर नहीं हुए हैं, अभी फैशन में है, ठीक है, या फिर बोल देते मार्केट में है, अभी मार्केट से बाहर नहीं हुए हैं अपने डिज़ाइन लाइफ से पहले, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए इसको जो स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसको निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, सिंपल सा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इसका फॉर्मूला होता है। जो डेप्रिसिएशन निकालेंगे ना हम लोग, डी इज इक्वल टू सी माइनस एस अपॉन के एन, ठीक है ना। सी बोल देते हैं यहाँ पर कॉस्ट या फिर इनिशियल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट या फिर इनिशियल कॉस्ट। एस बोल देंगे यहाँ पर साल्वेज वैल्यू, साल्वेज वैल्यू उम्मीद है आपको लोगों को पता होगा, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बताने वाला साल्वेज वैल्यू क्या होती है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। एन हो जाएगा नंबर ऑफ ईयर, ठीक है। तो आप लोगों को जो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है इसके लिए फॉर्मूला और इसकी डिफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकता हूँ ताकि ज़्यादा बड़ी ना बन पाए, ठीक है। इससे नेक्स्ट क्लास में जो स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, इसके जो फॉर्मूला है ये, इस पर बेस हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। और आगे के जो सिलेबस या कंटेंट होगा उसको हम देखेंगे, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई होगी, और अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इसी तरीके से ये आपके चैप्टर और सब्जेक्ट अच्छी तरीके से कंप्लीट हो सके, ताकि वीडियो आपको इधर उधर ज़्यादा ढूंढनी ना पड़े, ठीक है। तो चलते हैं अगली क्लास की ओर, यानी कि अगली नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।